यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन और ए न्यू वीडियो जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बिल्कुल फाउंडेशन को। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, वन बाय वन सबको समझते हुए देखते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मीनिंग को समझने से पहले ये बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो बनता कैसे है। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसे बनेगा? कोई ना कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा, कोई सिंगल पर्सन होगा। क्या वो सिंगल पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उस सिंगल पर्सन का बिहेवियर से ही ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बनेगा? यस। जैसा मेरा एटीट्यूड है, जैसे मेरा कलीग्स का एटीट्यूड है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर फॉर्म होता चलेगा। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया मेरे कलीग्स का, तो इंडिविजुअल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच में एक बिहेवियर और आएगा आपका, जिसको आप कहते हो ग्रुप बिहेवियर। आपके कलीग्स का, आपका एक फॉर्मल या इनफॉर्मल जो भी ग्रुप है, उससे आपके एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर फॉर्म होगा। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर से ग्रुप बिहेवियर अफेक्ट होता है या ग्रुप बिहेवियर बनता है, ग्रुप बिहेवियर से आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बनता है। यहाँ तक क्लियर? अब इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम करते क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में एज ए ह्यूमन बिहेवियर आपको कैसे परफॉर्म करना है, वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है। बहुत ज़्यादा आपके मीनिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, लेकिन डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस समझने के लिए इसको रीड करते हुए चलना। क्लियर है यहाँ तक? आगे आओ। लेवल है इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। देखो, इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या है? एक सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ की कंपोनेंट आते हैं। व्हाट आर द की कंपोनेंट जो आपको इंडिविजुअल बिहेवियर पे या इंडिविजुअल लेवल पे देखने होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है पर्सनैलिटी। क्या पर्सनैलिटी एक सिंगल पर्सन की होती है? यस। सेकेंड है परसेप्शन। मीनिंग भी बताऊंगी, डोंट वरी। परसेप्शन भी एक सिंगल पर्सन का होता है। अब परसेप्शन एंड पर्सनैलिटी में फर्क समझो। देखो, परसेप्शन का मतलब है कि आपने जो चीज देखी है उसको आप इंटरप्रिटेट कैसे करोगे। समझना इसे एक बार। यहां पर एक टेबल है, यहां मेरा स्टूडेंट ए है, ये मेरा स्टूडेंट बी है, ये एक नंबर रखा हुआ है इस टेबल पे। अगर स्टूडेंट ए इस नंबर को देखेगा तो वो कहेगा मैम दिस इज 9। स्टूडेंट बी इसे देखेगा तो वो कहेगा नो मैम दिस इज 6। तो एक्चुअली में आपके परसेप्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है कि आप इंटरप्रिटेट कैसे करते हो चीजों को, कैसे समझते हो। एनवायरमेंट में जो चीज प्रेजेंट है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, वो कहते हैं ना इसका तो नेगेटिव माइंडसेट है, ये तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, तो उसका परसेप्शन क्या है कि वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा देखता है। समझ में आया? जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी के अंदर क्या आता है? पर्सनैलिटी एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपके थ्रेड का, यूनिक कॉम्बिनेशन है आपके थ्रेड का, जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी हर तरीके के थ्रेड्स इसके अंदर आ जाते हैं। आप कैसे बिहेव करते हो। तो पर्सनालिटी एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, एक चीज नहीं है। आगे पर्सनालिटी की थ्योरीज जब हम समझेंगे तो इसको बेटर तरीके से जानते हुए समझते हुए चलेंगे। समझ में आया? ध्यान ये रखना, आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेगा इसमें से कौन सा इंडिविजुअल लेवल का बिहेवियर है जिसको आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो। तो इसमें से आपको कोई एक पॉइंट देगा, उसके अलावा आपको दे देगा कम्युनिकेशन। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आपको 3 पॉइंट दे दिए इंडिविजुअल लेवल के, 4th पॉइंट आपको कोई और दे देते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल के बिहेवियर है, ये सारे के सारे याद रखना।
फिर है लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है कि परमानेंट बिलीफ आपका बन जाना। लर्निंग हमेशा परमानेंट होती है, इसको याद रखना। अगर आप एक चीज को रट्टा मार के सीख रहे हो तो वो आपकी परमानेंट लर्निंग नहीं है। परमानेंट लर्निंग का मतलब क्या है कि बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपकी थॉट्स, आपकी एक्सप्रेशन, आपके एक्सपीरियंस में चेंज आ रहा है। क्लियर? लर्निंग की सारी थ्योरीज हमने ऑलरेडी कवर की हैं, उनको देखते हुए चलना। नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगी मैं लास्ट में, डोंट वरी। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? इन पॉइंट को देखो, ये एक है एटीट्यूड, एक है वैल्यू। इसमें बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको ध्यान से समझना। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड का मतलब है, अगर एक वर्ड्स के अंदर बोलती हूँ तो एटीट्यूड है आपका लाइक आपकी फीलिंग, आपका ओपिनियन कि आपको कैसे बिहेव करना है। लाइक आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो हाउ यू बिहेव, एक पर्टिकुलर चीज की तरफ आपका एटीट्यूड कैसे बिहेव करा, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। क्लियर? वहीं पे जब वैल्यू की बात की जाती है तो वैल्यू आपके इंडिविजुअल लेवल की वैल्यू होती है कि वाई वी बिहेव, मैं इस तरीके से क्यों बिहेव करूं। मेरे को ये पता है इंसान मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी जरूरी है, हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज वैल्यू। आई लाइक माई जॉब, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड एक तरीके से आपका लर्न्ड प्री डिपोजिशन है टू रिस्पॉन्स फेवरेबल या अनफेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग, कि आपने वो चीज सीखी है और उसके बेस पे आप ये देख रहे हो कि आप इसकी तरफ फेवरेबल रिएक्शन दोगे या अनफेवरेबल। वहीं पे जब वैल्यू की बात की जाती है तो वैल्यू हेल्ड करता है आपका बिलीफ कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर? समझ में आए ये दो पॉइंट? देन है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन फोकस करता है एक इंडिविजुअल पे कि हम उसको फोर्स कर सकें, एक पॉजिटिव फोर्स उसको दी जाती है जिसकी हेल्प से वो अपनी गोल को अचीव कर सकता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, थ्योरीज में बेटर तरीके से समझेंगे। लास्ट इज इमोशन। इमोशंस का मतलब है कि आपकी फीलिंग जो इन्फ्लुएंस करती है एक डिसीजन को और एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, कि आपके सामने वाले को लेके क्या इमोशन है। तो ये सारे के सारे इनके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, ये एटीट्यूड है, ये वैल्यू है, ये इमोशन है। तो कीवर्ड अप्रोच इनके अंदर आपको फॉलो करते हुए चलनी है। ये सारे के सारे मेरे इंडिविजुअल लेवल के की एलिमेंट है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं ग्रुप लेवल पे। ध्यान रखना, ग्रुप लेवल के अंदर आपका कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप आता है। बहुत सारे बच्चे कम्युनिकेशन को इंडिविजुअल लेवल के अंदर मान के चलते हैं क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन का तरीका, बट इट इज ऑन द ग्रुप लेवल कि आप सामने वाले से कम्युनिकेट कैसे करते हो। क्योंकि कम्युनिकेशन का तो मतलब ही ये है ना कि अपने जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो सामने वाले को समझाना। कम्युनिकेशन इज ए मीडियम जिसके थ्रू सामने वाले को अपनी बात समझाते हो। तो कम्युनिकेशन आपके ग्रुप के अंदर आता है, इंडिविजुअल में नहीं आता। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। फर्स्ट आपका ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक के अंदर आपका स्टडी और द ग्रुप फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस कैसा है, वो सारी चीजें आएंगी। टीम वर्क के अंदर आपका कॉपरेशन आएगा, कैसे आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हो, आप सब मिलकर एक टीम स्पिरिट की बात करते हो, एक कॉमन गोल के लिए कैसे आप सब एक एफर्ट्स लगाते हो कि आपका जो कॉमन गोल है वो अचीव हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीम वर्क। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मैंने बताया। देन है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर इन्फ्लुएंस किया जाता है दूसरों को कि आप अपने गोल अचीव करो। देखो दो चीजें होती है यहाँ पे समझना, एक है मैनेजर एंड सेकंड है आपका लीडर। मैनेजर का मतलब क्या है? मैनेजर का मतलब है जो काम को मैनेज करके चलेगा, मतलब अपने अपने को मैनेज करेगा। वहीं पे लीडर क्या होता है? लीडरशिप के अंदर ऑलरेडी
मैनेजर की सारी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। तो लीडर का मतलब है जो अपने काम को तो मैनेज करेगा ही करेगा, प्लस जो आपके साथ आपके कलीग्स हैं या आपके फॉलोवर्स, आप उनकी भी हेल्प करोगे कि वो भी अपने काम को मैनेज करें, उनको उनका काम हो, उनका गोल अचीव हो, उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। उस चीज में आप जब हेल्प करते हो तो यू आर ए लीडर। तो लीडर अपने काम को मैनेज करते हुए साथ में दूसरों के गोल को अचीव करवाने में भी उनकी हेल्प करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड ए लीडर। इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, बट एमसीक्यू में ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको हेल्प करते हैं। थ्योरी जितने भी आपके थ्योरेटिकल यूनिट है ना, इसमें एमसीक्यूज के हमेशा एंड हमेशा कीवर्ड अप्रोच को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। फिर आओ पावर एंड पॉलिटिक्स। पावर एंड पॉलिटिक्स के अंदर आप यूज करते हो अथॉरिटी, मतलब आपके पास पावर है। आई एम ए टीचर, तो आई हैव ए पावर कि मेरे स्टूडेंट बदतमीजी करेंगे तो मैं उनके इंटरनल में मार्क्स नहीं लगाऊंगी, तो आई हैव दैट पावर टू इन्फ्लुएंस द अथॉरिटी। तो ये होता है आपका पावर एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन की आपका अगर ग्रुप जितना ज़्यादा बड़ा है उतने ज़्यादा आप एक तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग, उससे उतनी ही ज़्यादा आप बार्गेनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी 1 किलो सब्जी खरीदती है तो शॉपकीपर कहता है जी 50 रुपए की है, आप एक काम करो आप 45 दे दो। वहीं पर मम्मी कहते हैं भाई 5 किलो लेनी है, तो वो कहता है जी 250 रुपये बने हैं, आप एक काम करो आप 200 दे दियो, है ना, 2000 नहीं 200। क्लियर है यहाँ तक? तो कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन भी आपके ग्रुप के अंदर, जब जितना ज्यादा ग्रुप इंडिविजुअल का उतना ही आपके एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उतनी बेटर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो सामने वाली पार्टी से। क्लियर? एंड द लास्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ समझते चलना इन टर्म्स को, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको सीधा एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, उसमें से आपसे ये पूछा जाता है ये स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिलेट करेगी या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेट करेगी या किससे करेगी। गॉट इट? कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा बच्चों को आती है वो है, एक है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, इसको मैं लास्ट में लूंगी इस बार। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हायरार्की डिफाइन है, रोल डिफाइन है, अथॉरिटी डिफाइन है, कब कौन क्या क्यों कैसे क्या काम होगा वो सब डिफाइन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चेंज मैनेजमेंट की, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज लेके आना है तो आप ये देखो वो चेंज इंटरनल होगा या वो एक्सटर्नल होगा, किस तरीके से वो चेंज आएगा, कैसे आप उसे एडप्ट कर सकते हो, तो वो चेंज मैनेजमेंट के अंदर। फिर है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है प्लान्ड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस, की प्लान्ड एफर्ट कर रही हो आप। अब इसी के साथ एक टर्म और लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंफ्यूज करता है किससे? ऑर्गेनाइजेशन चेंज के साथ। डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके प्लान एफर्ट, आपने सिस्टमेटिक तरीके से प्लान कर रखा है कि कब क्यों कैसे कितनी, रीजन क्या है आपके चेंज होने के। वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप कोई ना कोई चेंज लेके आ रहे हो, लाइक पॉलिसीज के अंदर चेंज कर दिया इस तरीके से। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, स्मॉल लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लान एडवांस प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये प्लान्ड एफर्ट्स हैं जिसका मेन मोटिव होता है कि इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? फिर देखो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अगर मैं बात करती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बोला जाता है पर्सनैलिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द पर्सनैलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी क्या है? उसके शेयर्ड वैल्यू, उसके बिलीफ, उसकी नॉर्म, गाइडिंग एम्प्लॉय और उसका बिहेवियर, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर आती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है बेटा आपका मूड, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का मूड क्या है। अब पर्सनालिटी और मूड में डिफरेंस समझना। देखो पर्सनालिटी का मतलब है कि चेंज तो हो गई लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड के बाद,
ये तो नहीं है आज मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कल ऐसी हो जाएगी, एकदम से तो नहीं होता। लेकिन मूड तो आज अभी पढ़ने का मूड है, मम्मी ने पानी दो चपेट मुंह पे के पढ़ बैठ के 10 मिनट पढ़ने लगे, इतना मजेदार टॉपिक आ गया, अपने आप मूड बन गया। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट चेंज होता है फ्रीक्वेंटली, शॉर्ट टाइम पीरियड में, शॉर्ट स्पैन के साथ, लेकिन कल्चर चेंज होने में एक टाइम ज्यादा लेता है, क्योंकि उसके अंदर उसके कुछ परमानेंट बिलीफ आते हैं। समझ में आया? इज दिस डिफिकल्ट और नॉट? क्या ये मुश्किल है? इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट और करो, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए करवा रही हूं, करते चलो। फर्स्ट, सबसे पहले आपका क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर, क्लैन कल्चर का मतलब क्या है? ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, कि आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके आना है। इस टाइप का कल्चर, आपको एक हेल्थी कल्चर आपको डेवलप करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी के सभी रिसोर्सेज एक ही डायरेक्शन में काम करें। क्लैन कल्चर का अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड में बताऊं तो क्लैन कल्चर आपका एक टीम स्पिरिट की बात करता है। टीम स्पिरिट की यहाँ पे ये बात करता है। लीडर आर टीम बिल्डर, यहाँ पे जो लीडर होता है वो टीम बिल्डर होता है, फैसिलिटेटर नहीं होता। सॉरी, टीम बिल्डर एज द फैसिलिटेटर, मतलब कि आपको एज ए टीम बिल्डर वो आपको एक बेटर टीम बना के देगा। आप सारे मिलके एक बेटर टीम के तरीके से वर्क करोगे। देखो टीम में और इंडिविजुअल में क्या फर्क होता है कि इंडिविजुअल अपने अपने बारे में सोचता है, टीम अपने सबके बारे में सोचता है। तो क्लैन कल्चर में क्या था? टीम स्पिरिट। समझ में आया? सेकेंड है आपका एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर, एडोक्रेसी कल्चर होता है आपका डायनेमिक कल्चर। डायनेमिक कल्चर या एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती है, कुछ ना कुछ नई नई क्रिएटिविटीज आती हैं, कुछ ना कुछ आपके इनोवेशन एंड एक्सपीरियंस, नए नए एक्सपेरिमेंट्स आती हैं। तो वो होता है आपका एडोक्रेसी कल्चर, एक ऐसा कल्चर जिसमें डायनेमिक्स चीजें होती हैं, क्रिएटिव चीजें बहुत सारी होती है, कुछ इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल चीजें बहुत सारी होती हैं। तो ये है आपका एडोक्रेसी कल्चर। नेक्स्ट थर्ड है आपका मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर नाम से ही पता चलता है, मार्केट कल्चर एक ऐसा कल्चर जहां आपको उस कल्चर से जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट दिखेगा। मार्केट में क्या आता है? फिनिश प्रोडक्ट आता है। तो मार्केट कल्चर एक ऐसा कल्चर जो रिजल्ट ड्रिवन है, कि भाई तू कुछ भी कर, तू कैसे भी कर, मेरे को तेरा रिजल्ट चाहिए। दिस इज मार्केट कल्चर। देन है आपका हायरार्की कल्चर। नाम ही बता रहा है अगेन, हायरार्की, कि भाई काम भले ही कम हो जाए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदतमीजी नहीं चलेगी। सो बी फॉर्मल, बी फॉर्मल। समझ में आ गया? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है हमारी। सबसे पहले पर्सनालिटी की थ्योरी के बारे में देखते हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है आपकी थ्रेट थ्योरी। थ्रेट थ्योरी, थ्रेट थ्योरी का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो थ्रेट है, आपके अंदर वो चीजें हैं जो एक्चुअली में होनी चाहिए। आपका एक जो कहते हैं ना करिश्मा बेटर है, आपका एक वो अपीयरेंस बेटर है, आपके अंदर वो नॉलेज एंड स्किल लेवल है। तो जितने भी आपके आप रिलेटेड टू द कॉग्निशन ऑफ माइंड से रिलेटेड सारे थॉट्स हैं आपके पास स्किल से रिलेटेड वे सारे थॉट्स हैं। एंड ऑल, ये है आपकी थ्रेट थ्योरी। फिर है आपकी सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर क्या है? इसमें है आपकी ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड, ईगो
एंड सुपर ईगो की यहाँ पे बात की जाती है। शॉर्ट में चीजें लेके चलूंगी, समझते हुए चलना। ईड का मतलब क्या है कि आपका इनर माइंडसेट, कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप आपकी पर्सनालिटी कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। कि आप देखो, पर्सनालिटी नेगेटिव एंड पॉजिटिव थ्रेट से मिलके बनती है। आप एक चीज को देख के पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, किस पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनालिटी पे। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आपके इनर थॉट से निकलेगा ना, कि आपका एक इनर माइंडसेट से निकलेंगे वो चीजें। समझ में आया। फिर आता है ईगो। ईगो का मतलब आपका आउटर एक्सप्रेशन, आप बाहर से दिखते कैसे हो, आपकी एक फिजिकल बॉडी, आपकी बॉडी का कलर क्या है, आपकी हाइट वेट क्या है, तो ये क्या है आपके ईगो के अंदर। मतलब ईड के अंदर आपका इनर इंप्रेशन आता है, और ईगो के अंदर आपका आउटर एक्सप्रेशन आता है। क्लियर। सुपर ईगो के अंदर आपका अनकॉन्शियस आता है, मतलब आप वो चीजें जो आप अनकॉन्शियस माइंडसेट के साथ भी बेटर काम कर सकते हो। अनकॉन्शियस माइंडसेट मतलब आपके ओल्ड वैल्यूज के साथ, कि आपने पहले अनकॉन्शियस माइंडसेट का मतलब समझना। आप मेरे को ये बताओ, शुरू में जब आप साइकिलिंग सीख रहे थे, साइकिल चलाते थे, बहुत डर लगता था, और अब आप क्या करते हो, आप एक हाथ छोड़ के भी ऐसे ऐसे मजे में साइकिल लगाते हुए चलते हो, स्कूटी एक हाथ से चलाते हैं। होता है ये चीजें, बिल्कुल, क्योंकि अब वो चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। आप उस अब वो चीजें करने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द स्टेज ऑफ सुपर ईगो, जहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड की बात की जाती है। समझ में आया। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। एक इनर माइंडसेट, ईगो आउटर एक्सप्रेशन, एंड सुपर ईगो अनकॉन्शियस ओल्ड वैल्यूज। उसके बाद है आपका थ्रेट थ्योरी। अच्छा, थ्रेट थ्योरी तो हो गया। फिर है आपका फ्रूडिया स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये इसको सिर्फ स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लो, ये फ्रूडिया ने दिया है। स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस दी हैं। ऑरल, एनल, फिलेटिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ऑरल का मतलब जहां पे बच्चा थोड़ा सा हाथ पैर मारना शुरू करता है, देखना समझना शुरू करता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। एनल सेकेंड स्टेज, जहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ फील करना शुरू कर देता है। लाइक बच्चे को ये पता चल जाता है कि यस, अब मेरे को वॉशरूम जाना है, अब मेरा बाथरूम आया है, मेरे को ये चीज की जरूरत है। तो ये आपकी एनल स्टेज, जहाँ पे बच्चा को वॉशरूम जाना है, तो वो उस नीड को जानना शुरू कर देता है। ये है आपकी एनल स्टेज। उसके बाद है फेलिक स्टेज, जहाँ पे वो एक अपोजिट सेक्स की टुवर्ड्स एक तरीके से अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। तो ये है आपकी फेलिक स्टेज। फिर लेटेंसी स्टेज की, ठीक है, ठीक ठाक, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर जो एक्साइटमेंट वाली चीज हो जाती है, कहीं ना कहीं वो कम जो हो जाती है। एंड लास्ट इज द जेनिटल स्टेज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? फिर है एरिक्सन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी। एरिक्सन एरिक्सन ने कुछ स्टेजेस दी हैं पर्सनैलिटी की। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है, पहले बच्चा इन्फेंसी, मतलब बिल्कुल ही अपनी मम्मी के पेट के अंदर होता है, इन्फेंसी स्टेज। फिर वो आता है आपके अर्लियर चाइल्डहुड में, बचपने में। फिर वो आता है प्ले एज में, देन स्कूल एज, एडोलसेंट, देन वो बच्चा यंग हो जाता है। तो ये 6 स्टेजेस हैं जो आपको एरिक्सन ने दी हैं। दीज आर द 6 स्टेजेस जो आपको एरिक्सन ने दी है। क्लियर है यहां तक? एरिक्सन इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्ले एज, स्कूल एज, एडोलसेंट एंड यंग। फिर है आपकी MBIT। MBIT MBIT क्रुक्स ब्रिज ने आपकी ये मॉडल दिया है पर्सनालिटी का, जहां पे पर्सनालिटी के बेस पे आपकी 16 कैरेक्टरिस्टिक दी हैं। और ये 16 कैरेक्टरिस्टिक या 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटी आपके 4 पार्ट से डिवाइड है। दैट इज आइडियलिस्टिक,
आइडियलिस्ट, गार्जियन, आर्टिशियन, गोल्डब्लोथ। ये 4 के बेसिस पे आपको टोटल 16 स्टाइल ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पे बताए गए हैं। एरिक्सन ने ये दी है। क्लियर है? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका ओशियन मॉडल। ओशियन मॉडल, ओशियन मॉडल का आप बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल के नाम से भी जानते हो। इसको बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल भी कहा जाता है। ओशियन, ओपननेस, सी से है आपका कॉन्शियसनेस, ई से है आपका एक्स्ट्रावर्जन, ए से है आपका एग्रीएबलनेस एंड एन से है आपका न्यूरोटिसिज्म। अब समझना वन बाय वन। ओपननेस कि आप कैसे पॉजिटिव, यू आर ओपन टू लर्न, यू आर ओपन टू मूव, मतलब एक जो कहते हैं ना एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी, दैट इज ओपननेस। फिर सेकंड है आपका कॉन्शियसनेस कि आप चीजों को बहुत कॉन्शियस तरीके से देखते हो, सोचते हो, समझते हो, फिर कोई डिसीजन लेते हो, दिस इज द कॉन्शियसनेस। फिर आपका एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन मतलब यू आर गिविंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आप चीजों के बारे में सोचने में, समझने में कुछ ना कुछ न्यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो हमेशा। एक्स्ट्रावर्जन में आप यहाँ पे ले सकते हो लाइक यू आर सम क्रिएटिव, आपका कुछ न्यू चीजें आप बहुत जल्दी ट्राई करते हो, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो सोशलाइजेशन की स्किल है। क्लियर? फिर है आपका एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब है कि आप किसी चीज के ऊपर ना नहीं बोल पाते, आप हर चीज में हाँ 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 करते हो। देखो अगर आपके पास ये आपकी एग्रीएबल पर्सनैलिटी अगर एक्चुअली में है तो आपको इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके पास वर्कलोड हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये है आपका एग्रीएबलनेस। वहीं पे आपकी एग्रीएबलनेस अगर लो है तो आपके पास कोई न्यू चीज आपको सीखने को नहीं मिलेगी। देखो वर्कलोड अगर ज्यादा होता है तो कुछ सीखने को भी तो मिलता है, तो अगर आप हर चीज में नाना नाना करते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को नहीं मिल पाता है। तो वो एग्रीएबलनेस की वजह से अगर एक्चुअली में आपके पास एग्रीएबलनेस वाली पर्सनैलिटी है तो आपकी एक वो फ्रेंडशिप वाला नेचर, आपके बहुत बड़ा सा फ्रेंड सर्कल होगा, सब आपसे प्यार से बात करेंगे। वहीं पे आपका एग्रीएबलनेस वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब लो है, तो उसमें आप बहुत कॉम्पिटेटिव रहोगे, आप बहुत क्रिटिकली एक क्रिटिकल पर्सन बन के रहोगे। क्रिटिकल पर्सनैलिटी जिसको जानना या जिसके ऊपर स्टडी करना काफी डिफिकल्ट है। क्लियर? लास्ट इज न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, कितना आप खुद को इमोशनल स्टेबल बताते हो, कितनी आपके पास वो इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है आपका, दिस इज द न्यूरोटिसिज्म। अगर हाई है तो आप अपनी फीलिंग्स को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर लोगे, लो है तो बहुत जल्दी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जैसे कि मेरे में छोटी छोटी चीजों पर बहुत रो रहती हूँ। क्लियर? समझ में आया? फिर कुछ डार्क थ्रेट है आपकी पर्सनैलिटी के, जिसमें आपको कुछ मतलब सोशली अनडिजायरेबल चीजें हैं, सोशली अनडिजायरेबल चीजें हैं, मतलब डार्क थ्रेट है आपकी पर्सनैलिटी के। फर्स्ट है आपका मचेविलिज्म, मेचाइलिविजियम, इसको ऐसे ही बोला जाता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को देख लेना, स्पेलिंग सही कर दूं क्या ताकि प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो तो तुम समझ लो। ANISM। नेक्स्ट आपका नेरिसिज्म। नेरिसिज्म ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउंसिएशन की, नेरिसिज्म। एंड लास्ट इज साइकोपैथी।
साइकोपैथी। मैचिवलिज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप MACHI मैचिवलिज्म मतलब यू आर मैनिपुलेट अदर, आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हो अपने खुद के पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब दूसरों को एक मोड़ तोड़ के उनकी हेल्प लेते हो। अगर इन शॉर्ट बस बात की जाए तो मैनिपुलेट अदर टू अचीव देयर पर्सनल गोल, जैसे ये एक सोशली अनडिजायरेबल पर्सन है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात देख रहे हो, दूसरे की नहीं सोच रहे हो। फिर नैरेसिज्म, नैरेसिज्म का मतलब होता है लव फॉर वन सेल्फ, कि आप सिर्फ खुद से प्यार करते हो, दूसरा कोई मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद से मतलब रखना, मतलब सेल्फ लव वाली चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है, दूसरी चीजों से आप अफेक्ट ही नहीं होते। लाइक साइकोपैथी, साइकोपैथी का मतलब है सेल्फिश हो, आपके अंदर वो अनइमोशनल हो, तुम्हारे अंदर इमोशन आपकी चीज यार तो कैसे पत्थर दिल इंसान है, तो दिस इज लाइक दी साइकोपैथी। समझ में आया? क्या ये सारी की सारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज आपको समझ में आई हैं? मैं एक छोटी सी टेबल लेके आती हूँ, होप सो उसमें काफी चीजें हो, मैंने वो सेव की थी एक बार, जस्ट वेट। यस, देखो सबसे पहले आपकी 5 टाइप से सारी की सारी पर्सनल जो थ्योरी हमारी एक दो छोटी छोटी बच गई वो हम यहाँ से कवर भी कर लेंगे इसी बहाने। पर्सनैलिटी की थ्योरी 5 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहले है थ्रेट थ्योरी। थ्रेट थ्योरी फर्स्ट आपकी एल्पोर्ट ने दी थी, जिसके अंदर 16 फैक्टर थे आपकी पर्सनैलिटी की। देन आपका ओशन मॉडल भी थ्रेट थ्योरी के अंदर ही आता है। देन है साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ईड ईगो सुपर ईगो। ईड आपका इनर कैसा है, ईगो आपका आउटर एक्सप्रेशन कैसा है, सुपर ईगो अनकॉन्शियसनेस की बात करता है। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी है, एक्चुअली दिस इज नॉट ए पर्सनैलिटी थ्योरी, दिस इज लर्निंग थ्योरी, यहाँ पे बट बता देती हूँ। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर ये बोला गया है अल्बर्ट बंडूरा के थ्रू कि आप सोसाइटी से सीखते हो, जैसा आसपास देखोगे ऑब्जर्वेशन लोगे, सेल्फ एफिशिएंसी के थ्रू आप सीखते हो, दूसरा को देख देख के सीखने से सोशल लर्निंग थ्योरी। फिर है आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो अब्राहम मैस्लो ने दी है, जहाँ पे आपकी आई थिंक ये सारी मिक्स थ्योरी है, ये खाली पर्सनैलिटी की नहीं है, क्योंकि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी आपकी मोटिवेशन की है ना। कोई नहीं, कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। टाइप थ्योरीज के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी आती है, इनको जरूर देख लो। इंट्रोवर्जन मतलब आपको बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट हो आप। एक्सट्रोवर्ट मतलब आपको बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन पसंद है, एक्सट्रोवर्ट हो आप। एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक एंड एटोमॉर्फिक, ये MBIT थ्योरी जिसके अंदर मैंने आपको 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दी है, उसके अंदर ये आपकी 3 टाइप की पर्सनैलिटी आती हैं। उसके बाद मोटिवेशन की देखो सारी थ्योरी मैंने आपको करवाई है, जो ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और उसे रिपीट नहीं करेंगे। मोटिवेशन की सारी थ्योरी मैंने आपको करवा दी है, लीडरशिप की सारी थ्योरीज मैंने आपको करवा दी है, लर्निंग की सारी थ्योरीज मैंने आपको करवा दी है। जिसको डाउट हो वो मैसेज कर लेना, कमेंट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इन सबको कवर कर लेना। बाकी आज की क्लास अपने इतनी ही रखेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, लास्ट तक क्लास में बने हुए हो तो ज़रूर उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। एट लास्ट मेरी तरफ से प्यारा सा थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।